हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वैदिक पीरियड, पूर्व वैदिक काल के बारे में स्पेशली हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता को भी देखा था, तो जिस भी फ्रेंड्स ने वो वीडियो नहीं देखा है, यहाँ पर आई बटन पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला है कि वैदिक युग या वैदिक काल, जो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया है। अब वैदिक जो काल है इसको दो भागों में बांटा गया है। वैदिक काल को जो है दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को हम पूर्व वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है, ऋग्वैदिक काल का पीरियड। इसके बाद जो दूसरा काल है जो 1000 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 600 ईसा पूर्व तक चलता है, उसे हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल। अब आपसे एक शब्द क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वेद शब्द है, तो वेद शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। वेद शब्द का जो अर्थ है वो होता है ज्ञान। और भारतीय परंपरा में वेदों को क्या कहा जाता है? तो भारतीय परंपरा में जो वेद हैं उनको अपौरुषेय कहा जाता है। यानी कि जो वेद हैं उनकी रचना किसने की है? तो उनकी रचना की है देवताओं द्वारा हुई है। इसकी रचना भारतीय परंपरा में ऐसा माना जाता है। इससे पहले की वीडियो में जो हमने हड़प्पा सभ्यता की बात की थी, उसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि जो हड़प्पा के लोग थे, तो उन पर आक्रमण जो किन्होंने किया था, तो आर्यों ने उन पर आक्रमण किया था और यहीं वो भारत में बस गए थे। आर्यों जब हड़प्पा के लोगों पर उन्होंने आक्रमण किया, तो वो आर्य जो थे वो भारत में बस गए थे। इसीलिए कई वैज्ञानिकों के आपसे माना जाता है कि आर्य जो थे वो भारत में कहाँ आए, के क्वेश्चन बन जाता है कि आर्य जो थे वो भारत में कहाँ से आए थे। तो इसी पर हम एक चर्चा करेंगे, एक ओवरव्यू दे लेते हैं कि जो आर्य थे वो आए कहाँ से थे। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मध्य एशिया से। तो मध्य एशिया से जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे। ये किसने कहा था? ये कहा था मैक्स मुलर ने। सबसे इम्पोर्टेंट इन्हीं का कथन पूछा जाता है कि कौन मानता है कि आर्य जो थे वो भारत में मध्य एशिया से आए थे। तो कौन मानता है? तो वो मानते हैं प्रोफेसर जो है मैक्स मुलर मानते हैं। उत्तरी ध्रुव से कौन मानते हैं? उत्तरी ध्रुव से बाल गंगाधर तिलक मानते हैं कि जो आर्कटिक रीजन है वहां से आर्य जो भारत में आए थे वो मानते हैं बाल गंगाधर तिलक। ऑस्ट्रो हंगरी से कौन मानते हैं? तो प्रोफेसर मैकडोनाल्ड मानते हैं कि जो आर्य थे वो ऑस्ट्रो हंगरी से आए थे। नेक्स्ट है कि सप्त सिंधु क्षेत्र। तो सप्त सिंधु क्षेत्र से कौन मानते हैं? डॉक्टर अवनीश चंद्र दास मानते हैं कि आर्य जो थे वो सप्त सिंधु प्रदेश से आए थे। प्रोफेसर पेंका मानते हैं जर्मनी के मैदान विभाग से आए थे। तिब्बत से एक और इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है इसमें से कि तिब्बत से कौन मानता है कि आर्य भारत में आए थे? वो मानते हैं दयानंद सरस्वती। और दक्षिण रूस से कौन मानते हैं कि आर्य भारत में आए थे? वो मानते हैं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड। तो हमने यहाँ पर आर्यों से संबंधित कुछ तथ्य देखे कि वो आए भारत में कहाँ से थे। अब चलते हैं अपने आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जो है पूर्व वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल की ओर हम यहाँ पर चलेंगे। इनके हम राजनीतिक, आर्थिक स्थिति और इनकी धार्मिक स्थिति सभी को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए, पहला है वैदिक सभ्यता का नाम वेदों, विशेष रूप से ऋग्वेद के नाम पर रखा गया है, जो इस अवधि के इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत है और इंडो यूरोपियन भाषा का सबसे पहला नमूना है। तो आपको इस पहली उसमें से याद रखना है कि जो वैदिक सभ्यता है या पूर्व वैदिक काल में किस वेद की रचना हुई थी? ऋग्वेद की रचना मानी जाती है या हुई थी ऋग्वेद की रचना। बाकी जो हमारे अन्य 3 वेद हैं जिसमें ऋग यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आते हैं, इन तीनों की रचना जो होती है वो होती है उत्तर वैदिक काल में। तो इन तीनों की रचना तो होती है उत्तर वैदिक काल में, लेकिन पूर्व वैदिक काल में केवल मात्र एक जो है उसकी रचना होती है वेद की, वो है ऋग्वेद। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता जो थी सरस्वती के किनारे के क्षेत्र में विकसित हुई थी, जो अब आधुनिक भारत के हरियाणा और उसका जो आसपास का क्षेत्र है, पंजाब और हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है, उसमें जो है वैदिक जो सभ्यता थी सरस्वती नदी के आसपास जो विकसित हुई थी। बाद में क्या हुआ कि वे सिंधु गंगा के मैदानों में चले गए थे। कौन? आर्य।
आर्य जो थे वो सिंधु गंगा के मैदान के क्षेत्र की तरफ बढ़ चुके थे। और इनके जो पेशा था, इनका मुख्य पेशा क्या था? पशुपालन था। और मुख्य जो पशु था वो गाय को माना गया है। और गाय ही इनकी संपत्ति थी और गाय के लिए ही इनका जो था युद्ध होता था। और जो गाय है, गाय के लिए जो होने वाला युद्ध था उसे गोविष्ठी कहा जाता था। तो जो गाय के लिए युद्ध था उसे गोविष्ठी कहा जाता था। और ये चरगाह की तलाश में हमेशा रहते थे, इसलिए ही माना गया है कि इनका जीवन जो था वो यायावर था, स्थिर जीवन नहीं था। स्थिर जीवन कब हो जाएगा? जब हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। नेक्स्ट है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया, इसीलिए ही जिसे आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। तो आर्यों के पूरे भारत पर आक्रमण के बाद भारत को आर्यवर्त के नाम से जाना जाने लगा। और अब है 1500 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व के बीच की अवधि को प्रारंभिक वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, जिसकी अवधि 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल जिसकी अवधि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में विभाजित किया गया है। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि जो ऋग्वैदिक काल है, माफ कीजिएगा, जो वैदिक काल है उसको दो भागों में वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है। नेक्स्ट है ईरान की पवित्र पुस्तक जो जिंदावेस्ता है, ईरान से होकर भारत में आर्यों के आने का संकेत देती है। तो ईरान की एक पवित्र पुस्तक है जिंदावेस्ता, उसमें क्या कहा गया है कि आर्य जो थे वो ईरान से होकर भारत में आए थे। नेक्स्ट है आर्य का एक वर्ग 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारतीय उपमहाद्वीप के सीमांतों तक पहुंचा और पंजाब में बस गया, और इसी जगह ऋग्वेद के सूक्तों की रचना हुई थी। और यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन भारत किस प्रकार का दिखता था। अगले पे चलेंगे तो अगला है आर्य जो है कबीला में रहते थे और संस्कृत बोलते थे, जो इंडो यूरोपियन भाषा समूह से संबंधित है। पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आर्य जो थे वो कबीले में रहते थे। ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, इससे पता चलता है ये एक ग्रामीण जो थी सभ्यता है। और जो हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी वो किस प्रकार की सभ्यता थी? वो एक नगरीय सभ्यता थी। तो आपको याद रखना है जो वैदिक पीरियड होगा वो किस प्रकार का पीरियड होगा? वो ग्रामीण सभ्यता होगी। किस प्रकार की सभ्यता? ग्रामीण सभ्यता। और जो ऋग्वैदिक साहित्य हैं उनमें जो कबीलों को कहा गया है, कबीले को क्या कहा गया है? जन कहा गया है। कबीलों को क्या कहा गया है? जन जन कहा गया है। और जो इस कबीले का सरदार होता था उसे राजन कहा गया है। तो कबीले के सरदार को राजन और कबीले को ऋग्वैदिक साहित्यों में जन कहा गया है। इनकी जो राजनीतिक परिस्थिति थी या स्थिति थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि पहले होता था कुल, कुल का महत्व था, कुल या परिवार जिसे हम कह सकते हैं। उसके बाद आता था ग्राम, ग्राम के बाद आता था विश, विश होता था। और जो विश होते थे विश से मिलकर बनते थे जन। तो सबसे बड़ी जो राजनीतिक वो थी जन। तो इस ग्राम का जो ये ग्राम था, इस ग्राम का जो प्रमुख होता था उसे हम कहते थे ग्रामीणी। तो ग्राम का प्रमुख ग्रामीणी, विश का प्रमुख जो होता था वो विशपति होता था, और जन का प्रमुख जो होता था उसे हम राजन कहते थे या राजा कहते थे। वैसे वास्तविक राजा होता नहीं था, केवल जो रक्षा करने का कार्य करता था उसे ही राजा कह दिया जाता था। एक और चीज आपसे इसमें याद रखनी है कि जो सेना होती थी इसमें इस पूर्व वैदिक काल में जो सेना होती थी वो अस्थायी होती थी। केवल जब युद्ध होता था उसी समय, और युद्ध भी किसके लिए होता था? मात्र गाय के लिए युद्ध होता था। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है निवास स्थान। तो जो आर्य थे, आर्यों ने खैबर दर्रे लगभग 1500 ईसा पूर्व में हिंदकुश पर्वत में, ये खैबर दर्रा कहाँ है? हिंदकुश पर्वत के जरिए भारत में जो है प्रवेश किया था। नेक्स्ट है ऋग्वेद के अनुसार शुरुआती दिनों में आर्य सबसे पहले सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में बसे जो वर्तमान में पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पश्चिमी यूपी में प्रभावित 7 नदियों की भूमि थी। तो ऋग्वेद के अनुसार सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में बसे थे आर्य। वे कई शताब्दियों तक यहाँ रहे और बाद में गंगा और यमुना की उपजाऊ घाटियों में
स्थानांतरित हो गए। तो बाद में कहाँ चले गए? गंगा और यमुना की उपजाऊ घाटियों में चले गए। अब इनके जो है राजनीतिक संगठन और स्थिति के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये किस प्रकार से अपनी राजनीति को चलाते थे। राजनीतिक संगठन की मूल इकाई कुल या परिवार थी, पहले ही बात कर चुके हैं। कुल या परिवार जो था प्रमुख था। कई परिवार अपने रिश्तों के आधार पर एक साथ जुड़ गए और ग्राम बनाए। तो जिस प्रकार हमने बात करी थी कि पहले कुल होते थे, उसके बाद ग्राम आते थे और ग्राम के बाद विश आते थे और विश के बाद जन आते थे। नेक्स्ट है गांव का नेतृत्व जो था वो ग्रामीण ही करता था। गांव का नेतृत्व कौन करता था? ग्रामीण ही करता था, जो सभा और समिति में गांव का प्रतिनिधित्व करते थे। देखिए ऋग्वैदिक काल में सभा, समिति और विदत नामक तीन राजनीतिक जो है सभाओं का या संगठनों का जो है उल्लेख जो है मिलता है। सभा जो होती थी वो श्रेष्ठ जनों से संबंधित होती थी और क्या कार्य करती थी? तो ये न्याय देने का कार्य करती थी। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि ऋग्वैदिक काल में कहीं भी जो न्याय अधिकारी है ना, उसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। और जो हमने दूसरी बात की, जो समिति होती थी वो क्या करती थी? वो राजा का चुनाव करती थी। और जो विदत थी वो जो विदत एक और जो संगठन यहाँ पर मिलता है, जो विदत थी वो धार्मिक से संबंधित थी, जो धार्मिक कार्य करती थी या धार्मिक धार्मिक चीजों से संबंधित एक जो सभा थी उसे विदत का नाम दिया गया। नेक्स्ट है गांव के एक समूह की बड़ी इकाई को विश कहा जाता था। उसका मुखिया विशपति होता था। गांव के बाद हमने कहा था विश का नाम आता है या विश बन जाता है। विश के बाद जो बनता है जन बनता है। इसी से ही जनपद की उत्पत्ति मानी जाती है और जनपद के बाद हम जब ऋग्वैदिक काल खत्म हो जाता है उसके बाद हम महाजनपद का उल्लेख पढ़ते हैं। तो यहीं से इसकी उत्पत्ति जो है मानी जाती है। और अंतिम पॉइंट है इसका कि सर्वोच्च राजनीतिक इकाई को या जनपति जनजाति कहा जाता था। तो जन या जनजाति या जनपद भी इसे ही कहा जाता था। तो जो सर्वोच्च राजनीतिक इकाई होती थी उसे जन कहा जाता था। आपको याद रखना है कि कौन कौन सी राजनीतिक इकाई किसके बाद आती थी। नेक्स्ट है राजा के प्रमुख को राज्य के प्रमुख को राजन या राजा कहा जाता था। वह युद्ध का नेतृत्व और जनजाति का रक्षक होता था। केवल जो है रक्षा का जो कार्य करेगा वो राजा होता था। और ऋग्वैदिक राजनीति सामान्य रूप से राजतंत्रात्मक थी और उत्तराधिकार जो था वंशानुगत था। आपको याद रखना है कि जो राजनीति थी वो किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक थी, क्योंकि यहाँ पर तीन समितियों का जो उल्लेख मिलता है, सभा, समिति और विदत का उल्लेख भी मिलता है, राजा का उल्लेख मिलता है, इसीलिए राजतंत्रात्मक थी। सभा और समिति नामक दो लोकप्रिय निकाय जनजातीय संगठन इसे कह सकते हैं थे। सभा और समिति नामक, सभा क्या कार्य करती थी? सभा जो थी वो श्रेष्ठ लोगों से संबंधित थी और न्याय वगैरह का कार्य करती थी। और जो समिति थी वो राजा का चुनाव करती थी। पहला जो था सभा क्या होती थी? बुजुर्गों का एक परिषद था। बुजुर्ग यानी कि श्रेष्ठ लोगों का एक परिषद था। और दूसरा जो है समिति, समिति जो है दूसरा सभी लोगों की एक सामान्य सभा होती थी जिसमें कि राजा को चुना जाता था, जिससे जो है राजा को चुना जाता था। ऋग्वेद में न्याय के व्यवस्था के लिए किसी अधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। इसका ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऋग्वेद में जो है न्याय की व्यवस्था के लिए किसी अधिकारी का उल्लेख जो है नहीं मिलता है। नेक्स्ट है इसमें से कि ऋग्वैदिक समाज जो है वो पितृसत्तात्मक था। तो आपसे पूछा जाएगा कि इनका समाज किस प्रकार का था? पितृसत्तात्मक। और जो हड़प्पा सभ्यता हमने पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि उनका समाज कैसा था? वो मातृसत्तात्मक जो था समाज था। लेकिन ऋग्वैदिक अगर आप समाज की बात करें तो ऋग्वैदिक समाज जो है पितृसत्तात्मक होने के बावजूद यहाँ जो थी वो स्त्रियों की जो स्थिति है वो काफी अच्छी मिलती है। महिलाओं की जो स्थिति है इसमें खराब नहीं थी। अपाला, घोषा और एक और है वेशा मुद्रा। इस विश्वेश्वरा महिला के जैसे नाम मिलते हैं। इन्होंने जो है कई जो है ऋग्वेद के सूक्तों की जो है रचना की है। और नेक्स्ट है समाज की मूल इकाई परिवार या गृहम थी, या गृह या परिवार हुआ करती थी। मूल इकाई यानी कि सबसे छोटी इकाई, परिवार के मुखिया को गृहपति कहा जाता था और ग्राम का जो प्रमुख होता था उसे ग्रामीणी कहा जाता था। ये हम पहले ही देख चुके हैं। विवाह आमतौर पर एक समांगी और अटूट होता था, लेकिन जो बहुपत्नी और विवाह प्रथा के कुछ उदाहरण भी मौजूद हैं। लेकिन बाल विवाह, अगर बहु विवाह और नियोग
राजघरानों में प्रचलित तो था, बाल विवाह नहीं होता था और सती प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। और पर्दा प्रथा का भी कहीं भी उल्लेख यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में देखने को नहीं मिलता है पूर्व वैदिक काल में। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आता है उसमें जो है महिलाओं की स्थिति थोड़ी गिरने लग जाती है और उसमें जो है महिलाओं को तो यहाँ तक जो है अशुभ भी माना गया है उसमें। लेकिन ऋग्वैदिक जो पूर्व वैदिक काल है या ऋग्वैदिक काल है उसमें क्या है, उसमें जो महिलाओं की स्थिति है वो ठीक है। और जैसे हमने बात की अपाला, घोषा, इन्होंने जो है ऋग्वेद की कई ऋचाओं की जो है रचना की है। और इन इन महिलाओं को जो है सभा और विदत में जो है भाग लेने का भी अधिकार होता था। और स्वयंवर के भी कई उदाहरण दिखाई देते हैं इसमें। और महिलाओं को जो है शिक्षा ग्रहण करने का भी मतलब उनको अधिकार था। और जनेऊ संस्कार भी धारण करती थी या जनेऊ संस्कार करने का उनको भी अधिकार होता था। नेक्स्ट है, महिलाओं का उनके आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास के लिए पुरुषों के समान अवसर दिए जाते थे, यानी कि उनको शिक्षा लेने का पूरा पूरा अधिकार था। ऋग्वैदिक काल में अपाला, विश्वेश्वरा, घोषा और लोपामुद्रा जैसी कवित्रियां थी। महिलाएं लोकप्रिय सभाओं में भी जा सकती थी, जैसे कि हमने पहले ही बात की। गेहूं और जौ, जौ को जो है यव कहा गया है, आपको याद रखना है। गेहूं इनका मुख्य खाद्य पदार्थ होता था। यव जिसको कहा गया है ऋग्वेद में, ये इनका मुख्य खाद्य पदार्थ होता था। गेहूं और जौ दूध और उससे उसके उत्पाद जैसे दही और घी, सब्जियां, फल भोजन के रूप में आहार थे। मुख्य फसल यव यव है, ये यहाँ पर यव होगा, यव थी जिसका अर्थ था जौ। और इनका जो मुख्य पेय पदार्थ होता था वो था सोम। और जो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो पूरा पूरा सोम को ही समर्पित है। नेक्स्ट है रथ दौड़, घुड़दौड़, नृत्य, संगीत और नृत्य पसंदीदा शौक हुआ करते थे इनके। नेक्स्ट पे चलेंगे तो इनके सामाजिक जीवन के बारे में अब हम देखेंगे कि धीरे धीरे जो है, अच्छा सामाजिक जीवन के ही बारे में देख रहे थे। तो यहाँ पर अन्य जो है टॉपिक हैं। धीरे धीरे आदिवासी समाज 3 समूह में विभाजित हो गया, जैसे योद्धा, पुजारी और आमाजन। बाद में दास या शूद्र नामक चौथा वर्ग भी उम, उत्पन्न हो गया या चौथा वर्ग भी हो गया। जो इनकी वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, मतलब जो जिस प्रकार का काम करता था वो वही कहलाए। जैसे एक ऋषि आपको देखने को मिलता है ऋग्वेद में कि ऋषि वशिष्ठ जो थे वो ब्राह्मण थे और उनके पिता जो थे क्षत्रिय थे और उनकी जो माता थी वो अप्सरा का कार्य करती थी। इसका मतलब जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल जब हम पढ़ेंगे उसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो वर्ण व्यवस्था है वो जाति के आधार पर हो गई और वंशानुगत हो गई, यानी कि ब्राह्मण का जो पुत्र है वो ब्राह्मण ही कार्य करेगा। नेक्स्ट है चौथे वर्ग का उदय ऋग्वैदिक काल के अंत में हुआ, क्योंकि इसका उल्लेख ऋग्वेद की 10वीं पुस्तक में पहली बार हुआ है। वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के लिए किया जाता था। आर्यों का रंग गोरा और दासों का रंग काला होता था, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। लेकिन वर्ण शब्द का प्रयोग जो है वो रंग के लिए किया जाता था मुख्यतः। और वर्ण व्यवस्था किस आधार पर थी? कर्म के आधार पर थी। नेक्स्ट है इनकी आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति, ये लोग किस प्रकार से अपना व्यापार करते थे? तो व्यापार जो था मुख्यतः गाय के लिए था। गाय ही इनकी संपत्ति मानी जाती थी और गाय के लिए ही इनका युद्ध होता था। आर्य लोग जो थे मिश्रित देहाती और कृषि अर्थव्यवस्था वाले अर्धघुमंतु के रूप में भारत आए थे, जिसमें पशुपालन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। कृषि इनका जो है गौण पेशा था और जो इनका मुख्य पेशा था वो था पशुपालन। गाय वास्तव में एक प्रकार की जो थी मुद्रा थी और इसके मूल्य इसके सिर से आंके जाते थे। आपको याद रखना है कि इनकी प्रमुख मुद्रा क्या थी? वो थी गाय। गाय के महत्व को इस तथ्य से मापा जा सकता है कि कई प्रारंभिक भाषाएं अभिव्यक्ति मवेशियों से जुड़ी हुई थी। आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में गाय को जो है अगन्य का दर्जा दिया गया है। अगन्य यानी कि इसे न मारा जाए। नेक्स्ट है ऋग्वेद में गाय को 1 या 2 स्थानों पर अगन्य के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे मारना नहीं है। लेकिन इसका अर्थ केवल आर्थिक महत्व भी हो सकता है। लेकिन अगन्य का जो मुख्य अर्थ माना गया है वो ये कहा गया है कि इसको मारना नहीं है। जब भी पुजारियों को उपहार दिए जाते थे इन्हें गाय दी जाती थी। और इसी के बाद ही उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे कि गाय का जो है महत्व कम हो जाता है। और कभी भी भूमि नहीं दी जाती थी, भूमि दान नहीं दी जाती थी। और गवयुति का उपयोग दूरी
दूरी मापने और गोधूलि का समय मापने के लिए किया जाता था। आर्यों द्वारा पाले गए अन्य जानवरों में सबसे महत्वपूर्ण घोड़ा था और गाय के बाद जो था वो घोड़ा था। अन्य घरेलू जानवरों में शुरुआती आर्य लोग बकरी और भेड़ को जानते थे। उनके प्रमुख वस्त्र का स्रोत ऊन प्रदान करते थे, तो ये इनको ऊन का भी ज्ञान था। अब आप यहाँ पर ऋग्वैदिक जो कालीन जो नदियाँ हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि किस नदी को अब आधुनिक नाम किस नाम से जाना जाता है। तो इसको देखते हैं। कुंभा को क्या कहा जाता है? कुरुम नदी कहा जाता है। इस प्रकार से आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि वितस्ता को झेलम कहा जाता है, गोमती को गोमल कहा जाता है, कुंभा जो थी वो काबुल थी और परुष्णी जो थी वो रावी थी, विपाशा जो है व्यास नदी आज हम जानते हैं, जो अश्किनी नदी थी वो चिनाब थी और सदानीरा जो थी वो गंडक नदी थी, शतुद्री जो नदी थी वो सतलज थी। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की जो है बात करते हैं। तो ऋग्वेद में अगर आपसे पूछा जाए कि जन का जो जन शब्द है उसका कितनी बार जो है प्रयोग किया गया है या जो है उल्लेख किया गया है, तो जो जन का उल्लेख किया गया है वो 275 बार किया गया है। तो 275 जो है जन का प्रयोग किया गया है और जो विष है तो विष का प्रयोग 170 बार जो है किया गया है। हमने बात करी थी इसकी वर्ण व्यवस्था के बारे में, तो वर्ण व्यवस्था जो थी कर्म के आधार पर थी और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है कि जो पुरुष सूक्त है उसमें 4 जो है 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। तो कौन-कौन से वर्ण थे? एक तो था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख जो है मिलता है और आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था वो सोम था और इनका जो मुख्य खाद्य पदार्थ था वो यव था, जिसे आज हम जौ के रूप में जानते हैं। और विधवा विवाह जैसे हमने बात की, नियोग प्रथा, पुनर्विवाह, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, बाल विवाह नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी। इस प्रकार से यहाँ पर क्या माना जा सकता है कि महिलाओं की जो स्थिति थी वो ठीक थी। और जो ऋग्वैदिक काल के देवता थे उसमें सर्वाधिक महत्व किसका हो जाता है? तो वो महत्व था इंद्र का। इंद्र को सबसे जो है महत्वपूर्ण देवता माना गया है। उसके उपरांत क्या है? उसके बाद अग्नि को माना गया है, अग्निदेव को माना गया है और वरुण देव को भी यहाँ पर माना गया है। इनको मुख्य देवता कहा गया है और ऋग्वेद में जो है इंद्र को जो है वो पुरंदर कहा गया है। इंद्र को क्या कहा गया है ऋग्वेद में? पुरंदर कहा गया है, यानी कि पुरंदर का अर्थ क्या होता है? किला तोड़ने वाला। और ऋग्वेद में जो 250 सूक्त हैं वो केवल इंद्र को ही समर्पित हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने यहाँ पर पूर्व वैदिक काल के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी उत्तर वैदिक काल के बारे में होगी, जिसमें हम उसके भौगोलिक विस्तार, समाज और राजनीतिक अर्थव्यवस्था सभी को देखेंगे। वेदों को जानेंगे, वेदों के बारे में चर्चा करेंगे, ऋग्वेद के बारे में, यजुर के वेद के बारे में, सामवेद, अथर्ववेद, दर्शन प्रणाली की दर्शन शास्त्र, ये कौन सा दर्शन शास्त्र किसने दिया था, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। उपवेद और वेदांगों के बारे में भी उसी वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।